तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स 01 की वीकली समरी 02, यानी कि हमारी वीकली समरी का एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, सो इस वीडियो के थ्रू आपका ये वीक 2 कंप्लीट हो जाएगा विद इन अ सिंगल वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स अ एंटिटी इज रिपीटेड इन अ डाटा। हमारे पास कोई भी डाटा अगर हमारे पास गिवन हो तो उसमें कोई भी एक चीज कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक डाटा है जिसमें ए बी ए सी बी ए सी डी ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कोई पूछेगा तो हम देखेंगे ए कितनी बार आया है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार ए आया इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है। ऐसे ही आप बी को देखेंगे तो 1 एंड 2, 2 बार बी आया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हमारे पास 2 हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड जरूरी फॉर्मूला ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आपको इसके एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पूछ रहा है तो ए की कितनी फ्रीक्वेंसी है हम उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। 5 + 2 यानी कि 7, 7 + 4 यानी कि 11, 11 + 1 यानी कि 12। तो इसलिए यहाँ पे हो गया आंसर 5/12। ऐसे ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कोई पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी यानी कि 2 अपॉन में टोटल यानी कि 12। ठीक है, तो आप इसके अर्ज किसी की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द विनर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आर एज फॉलो। तो यहाँ पे हमको डाटा दिया हुआ है कि किन किन टीमों ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज की बात करें तो ये 2 बार रिपीट हो गया है। इंडिया, ठीक है, इंडिया हमारा 1 बार आ गया। ऑस्ट्रेलिया 1 बार आ चुका है। देन पाकिस्तान, ठीक है, ये के हमने लिख दिया। श्रीलंका 1 टाइम। ऑस्ट्रेलिया 3 बार ऑस्ट्रेलिया और आया है तो यहाँ पे +3 कर देते हैं तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 हो गई। देन इंडिया भी यहाँ पे +1 कर देते हैं, 2 हो चुका है। अगेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एक और जोड़ देते हैं, 5 हो गया। एंड इंग्लैंड, ठीक है, तो इंग्लैंड का 1 हो गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट डाटा आ चुका है। वेस्ट इंडीज की फ्रीक्वेंसी अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे 2, इंडिया की कोई फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हम कहेंगे 2, ऑस्ट्रेलिया की कोई पूछेगा तो हम 5 कहेंगे, पाकिस्तान की कोई पूछेगा तो 1, श्रीलंका की भी 1 एंड इंग्लैंड की भी 1। अब आप ये मुझसे कह सकते हैं कि ये तो हम डायरेक्ट बिना लिखे भी कर सकते हैं। देखिए इसमें सिंपल डाटा है इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जब हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा होगा तो आप टेबुलर फॉर्म में ऐसे रिटर्न डाटा लिखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, हाउ मेनी वर्ल्ड कप हैव बीन प्लेड इन टोटल। तो टोटल कितने वर्ल्ड कप खेले गए हैं, तो टोटल का मतलब यहाँ पे हमसे टोटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए। 2 + 2 यानी कि 4, 4 + 5 9, 10 11 12। तो अब तक यहाँ पे 12 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 12। विच टीम वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप एंड हाउ मेनी टाइम। तो सबसे ज्यादा कौन जीता है? आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम्स इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। ये वाला टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, ये आपके क्वालिफायर्स के लिए एज वेल एज आपके सेमेस्ट्रियल एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपके पास एक टेबल ऐसे गिवन रहेगी एंड उसमें ऐसे कुछ वेरिएबल यहाँ पे मिसिंग होंगे। ठीक है, कुछ डाटा मिसिंग होगा, आपको इन सबकी वैल्यू बतानी होगी। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप कोई ऐसा डाटा देखिए जिसमें दोनों चीज यहाँ पे गिवन हो, नंबर ऑफ डेथ भी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। नंबर ऑफ डेथ मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन हो। ठीक है, ये दोनों टेबल में ये वाली वैल्यू दोनों गिवन हो तो आपको दिख रहा है कि हम या तो ये ले सकते हैं या ले सकते हैं। आप कोई सा भी एक उठा लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं ये वाला डाटा उठा लेता हूँ। ठीक है, अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम ये वाला डाटा यूज करेंगे यहाँ पे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे 0.25 गिवन है, 0.25 इक्वल में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको 250 गिवन है। ठीक है, अपॉन में टोटल। तो यहाँ पे आप इसके हेल्प से टोटल निकाल सकते हैं ना, टोटल का आप उधर भेज देंगे, 0.25 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिक यहाँ पे अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आने वाला है 1000। ठीक है, तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा बेसिक है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे अब 4th वाले में हमसे पूछा कि टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे हमें ये बताना है।
ओके, तो देखिए टी यहाँ पे हमको ये वाला पहले वाले पोर्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे यही आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका एक बार टोटल निकल के आ गया तब आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए यहीं पे खत्म है, ठीक है। टोटल आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए कि 1000 होता है, हमने लिख दिया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे आप कैंसर वाले के लिए भी, ऊपर वाले के लिए भी, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है टी, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 150 एंड टोटल तो अभी हमने निकाल लिया 1000, ठीक है। तो इसके हेल्प से यहाँ पे 0 से 0 गया 0.15, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। टी की वैल्यू में जब चाहिए थी हमें निकाल दिया, तो इसका आंसर ये हो गया डी वाला। फिर पार्ट में हमसे जेड की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जेड की वैल्यू तो पूछ तो रहा है, बट यहाँ पे हमको वाई भी तो पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले आप एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए एक्स निकल जाएगा, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सेम इसी फिनोमेना से, ठीक है। देखिए हम डाटा फिलिंग कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। हमने अभी टी की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली 0.15, ऐसे ही आप एक्स निकाल सकते हैं। देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 0.175, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है एक्स, और टोटल यहाँ पे हमने 1000 निकाला ही है। अब 1000 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप 0.175 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 175, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 175 है, राइट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आप क्या यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, देखिए हमने टोटल निकाला था ना 1000 है, टोटल का मतलब क्या था, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 1000 आएगा। अब देखिए अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, हमें एक बार ये समझना है, ठीक है। तो देखिए इन सारे डाटा को जब एक बार आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये निकल के आएगा, देखिए 150 प्लस 250 प्लस 175 प्लस 300, ठीक है। ये हम करते हैं एक बार, तो देखते हैं। आप कैलकुलेटर का चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वालिफायर के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ना कि कैलकुलेशन पे। तो 150 प्लस 175 प्लस 250 प्लस 300, ये हमारे पास आ रहा है 875, ठीक है। 875 प्लस वाई इक्वल टू 1000, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास निकल कर आएगी 1000 माइनस 875, ठीक है। तो यहाँ पे 875 हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा 125, ठीक है। लीजिए ये भी आ चुका है 125, ओके। अब एक बार अगर ये आ गया तो देन आप z भी निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूला से, ठीक है। देखिए तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको z गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया 125 एंड टोटल तो हमें पता ही है 1000 है, तो ये आ गया 0.125, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्स पार्ट में हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई का सम। तो एक्स हमारे पास आ चुका है 175, वाई हमारे पास है 125, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। 175 प्लस 125 300 आता है, ओके। अब आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको डाटा गिवन है 798 ऐसे करके कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे 20 कस्टमर्स के, ठीक है। अब 20 कस्टमर का मतलब टोटल हमको दे दिया गया है 20 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 7 की 0.25 है, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज 0.25, हम लिख देते हैं, ओके। 7 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, एक काम करते हैं। अब यहाँ पे हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.25, फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं है, ठीक है, टोटल यहाँ पे 20 है, राइट। अब देखिए 0.25 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये निकल कर आएगा 4, ठीक है, सॉरी 4 नहीं 5 निकल के आएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 5 निकल के आएगा। अब देखिए यानी कि यहाँ पे 7 जो है वो 5 बार आना चाहिए था, काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4, बट इस पूरे डाटा में तो ये 4 बार है, तो डेफिनेटली ये जो x की वैल्यू ये 7 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 आंसर आएगा, ठीक है। x की वैल्यू जब 7 होगी तभी तो उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.25 आएगा, ठीक है। आपको बार बार बस ये फॉर्मूला यहाँ पे राइट करना है, लिखना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको ही समझ आएगा, ठीक है। बिना पेन उठाए यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है।
अब देखिए, मैंने देखा है कि काफी सारे यूट्यूबर जो कोशिश कर रहे हैं IIT MBS डिग्री पे वीडियोस बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट एक PDF खोल लेते हैं जिसमें आंसर लिखा रहता है एंड क्वेश्चन लिखे रहते हैं, एंड जस्ट वो आंसर को रीड कर देते हैं। देखिए, अगर आप आंसर को सिर्फ रीड करेंगे तो आपको कभी भी आंसर समझ नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं निकालना आएगा। कंसेप्ट आपके दिमाग में तभी घुसेगा जब आप उसको खुद से लिखेंगे। ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ आंसर रीड करने से हमको समझ आ रहा होता, तब टीचर्स की जरूरत ही क्या पड़ती। आपके पास बुक्स तो है ही, बुक्स में यहाँ पे सोल्यूशन भी गिवन रहते हैं, बट आपको फिर भी टीचर की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि समझना और पढ़ना दो अलग चीज हो जाती है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 8। अब 8 की यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, अब 8 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, हमें पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी 8 की। तो देखते हैं 8 कितनी बार आया। 1 2 3 4, 4 बार यहाँ पे आया है 8, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 हो गई 4। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहे हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता ही है, 4 यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। टोटल हमको 20 की बनता, यहाँ पे हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2। ठीक है, 0.20 होता है, तो ये 0.2 आंसर होगा। राइट, काफी इजी था। चलिए, अब आगे यहाँ पे अगेन हमसे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो कभी भी ये टेबल आएगा, पहली बात हम ऐसा डाटा देखेंगे जिसमें दोनों चीजें गिवन हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी और टोटल फ्रीक्वेंसी भी, सॉरी फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन हम इसकी हेल्प से टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमारा यही होगा। चलिए, पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको गिवन है 0.125, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 15। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे टोटल निकाल सकते हैं। तो आप टोटल निकालेंगे, यानी कि T उधर जाएगा एंड 0.125 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास टोटल निकल के आएगा 120। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे 120 निकल के आएगा। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 120 आंसर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप रीड करते हैं। हाउ मेनी पेशेंट्स विजिट द डेंटिस्ट इन टोटल वीक, यानी कि इन सारे वीक को मिला के कितने लोग गए, यानी कि हमसे बेसिकली टोटल पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 120 आना चाहिए था। राइट, तो हम इन सबको ऐड करेंगे, तो एक बार करके देख लेते कितना आने वाला है। ठीक है, तो जब आप इन सारे नंबर को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 100 प्लस एक्स। ठीक है, 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 19 प्लस 20 प्लस 11 करेंगे तो 100 प्लस एक्स आएगा। ये आपका 120 के इक्वल होना चाहिए था। राइट, क्योंकि इन सबको ऐड करेंगे तभी तो टोटल आएगा। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 120 में से 100 जाएगा, 20 आंसर आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 है। ठीक है, अब हमसे वाई की वैल्यू पूछ रहा है, अगेन आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको वाई यहाँ पे निकालना ही है इस वाले केस में, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 20 एंड टोटल आपने निकाल लिया है 120। ठीक है, तो आप इससे कट करेंगे तो ये 1/6 आएगा। ठीक है, 1/6 का मतलब होता है आप इसको 0.166 ऐसे होता है, तो आप चाहे तो 0.166 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 3 डेसिमल तक चाहिए, या फिर आप चाहे तो 0.167 भी लिख सकते हैं। ठीक है, राउंड अप करके दोनों ही आंसर आपके यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो 0.166 से लेके 0.167 तक कुछ भी आप लिखेंगे आपका यहाँ पे वैलिड रहेगा। ठीक है, चलिए अगेन टेबल की मैंने हमको एंड इस टेबल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देन आप वीडियो को मतलब पहले पॉज कर लो, फिर खुद से ट्राई करो, देन वीडियो प्ले करके चेक करो कि आपने सही करा कि गलत। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है यूएस की, वो हमको गिवन है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है यूएस की 121 एंड टोटल हमको यहाँ पे गिवन है 500, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.242। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा 0.242। ठीक है, देखिए अगर आप बीएस करें तो प्लीज कैलकुलेशन पे उतना जोर मत डालिए। ठीक है, अगर मतलब ये मैं टफ वाली कैलकुलेशन को कह रहा हूँ। ठीक है, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन है तब आप वो करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, फायदा होगा। बट जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है वहां पे आप कैलकुलेटर का यूज करो, क्योंकि आपको हर बार एग्जाम में कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर का ऑप्शन आएगा, भले ही आप क्वालिफायर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप सेमेस्ट्रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन मतलब 14th क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितना आएगी। तो यूरोपियन कंट्रीज का मतलब इन सारी कंट्रीज का हमको सम चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी इसमें, तो हम देख लेते हैं।
तो हमें यहाँ पे चाहिए था फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, ठीक है। हाँ अच्छा, एक लाइन से यहाँ पे हमको 1 2 3 4 सारी तो ही, पांच ही कौन सी है? फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, इटली हो गई, रशिया। ओके, रशिया ये भी। तो इन सबका हम ऐड कर देंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 42 + 28 + 42 + 56, ठीक है, रशिया वाला मैंने लिख दिया पहले, + 67 ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 235 फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहे हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल, फ्रीक्वेंसी है 235 एंड टोटल तो 500 आई, ठीक है। डिवाइड आप करोगे तो 0.47 हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। अप टू 2 डेसिमल पूछा है, बोला इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखना, जितना भी डेसिमल प्लेस पूछेगा आप सिर्फ उतना ही आंसर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चार्ट ऑफ कैटेगोरिकल डाटा, जो हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा होता है वो उसकी चार्ट कैसे प्रिपेयर करे जाते होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको कैटेगोरिकल डेटा के बारे में बताया था वीक 1 की समरी में, ठीक है। तो जो भी डेटा हमारे को कैटेगरीज के फॉर्म में होता है उसको हम कैटेगोरिकल डाटा कहते हैं, जैसे कि जेंडर, ठीक है। जेंडर में आप या तो फीमेल होगा, या तो मेल होगा, या तो थर्ड जेंडर होगा, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो भी हम वैल्यू डाल सकते हैं वो लिमिटेड रहती है। जैसे आप डेज की बात कर सकते हैं कि एक वीक में जो डेज होते हैं वो या तो मंडे होगा, या तो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इनके अलावा कोई और वीक तो आप नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारा कैटेगोरिकल डाटा है। अब कैटेगोरिकल डाटा के लिए, कैटेगोरिकल डेटा के लिए यहाँ पे हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके के चार्ट होते हैं। एक होता है बार चार्ट, एक होता है पाई चार्ट, एक होता है परेटो चार्ट। तो पाई चार्ट तो सिंपल वही चार्ट है जो आपने बचपन से देखा है कि एक सर्कल के फॉर्म में रहता है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ हिस्से बटे हुए होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं, ओके। अच्छा, आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि जो भी हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा होता है उसके लिए अगर हम पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तो पाई चार्ट के लिए आपको पता है कि अगर ये सर्कल है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे कंज्यूम करता है ये, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं डेटा बना रहा हूँ कि इंडिया के अंदर क्रिकेटर्स के फैन बेसिस पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफेंड मत होना अगर मैं किसी को ज्यादा बोल दूँ, किसी को कम बोल दूँ तो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 51% विराट कोहली के फैंस है, ठीक है। ओके, डेफिनेटली 51 है, तो ये ऐसा तो नहीं बनेगा इसका पाई चार्ट, ठीक है। एक सेकेंड, ये कुछ आपको ऐसा दिखिएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये 51% इधर है एंड 49% उधर है, ठीक है। मान लीजिए विराट के फैंस 51% है एंड रोहित शर्मा के फैंस 49% है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है। बिना एंगल के वाइज नहीं होगा। अभी एंगल कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पाई चार्ट के अंदर अगर आपको कभी भी एंगल निकालना होगा तो जो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही सकते हैं, मैंने आपको सिखाई दिया, बस आप उसमें ही 360 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका यहाँ पे पाई चार्ट में जो भी एंगल होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो मैंने आपको बता दिया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाई चार्ट ऐसा दिखता है कुछ एक सर्कुलर शेप में एंड यहाँ पे कुछ हिस्से बटे हुए होते हैं, ठीक है। अब एक बात अब याद रखना है कि पाई चार्ट के अंदर जो भी कलर होते हैं हर सेक्शन के अलग अलग होते हैं। वही बार चार्ट की बात करें तो बार फॉर्म में आपने ये वाला ग्राफ बहुत देखा होगा अपने बचपन में, ठीक है। आपने काफी सारी जगह ये वाला ग्राफ देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार का जो कलर है वो सेम होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाई चार्ट में कलर अलग अलग होना चाहिए हर सेक्शन का, वही बार चार्ट में कलर सेम होना चाहिए हर सेक्शन का, हर बार का, ठीक है। तो पाई चार्ट का यूज हम कब करेंगे, जब भी हमें एरिया, रेशियो, परसेंटेज, डिवीजन, प्रोपोर्शन, रेशियो, ये सारी बातें गिवन होगी, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कहीं पर भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे तो आप समझ जाना कि हमारे लिए पाई चार्ट बनाना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। बार चार्ट का कब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास अनसिक्वेंशियल डेटा हो, ठीक है। अनसिक्वेंशियल मतलब यहाँ पे कोई भी लाइक सीक्वेंस ना हो, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ऐसा कुछ भी ना हो। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहला ये जो O+ वाले ब्लड ग्रुप के यहाँ पे लाइक आप कह सकते हैं ग्राफ गिवन है, तो O पॉजिटिव वाले जो हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, A नेगेटिव वाले धन कम है, O नेगेटिव वाले ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई यहाँ पे बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम बार चार्ट को प्रेफरेंस देंगे। वही परेटो चार्ट का मतलब होता है बार चार्ट इन अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो सीक्वेंस में होता है। आपको दिख रहा होगा ये छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि परेटो चार्ट एक ऐसा बार ग्राफ होता है जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। परेटो चार्ट के अंदर ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे हमको
क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे हमको एक 5 चार्ट गिवन है जहाँ पे हमको नंबर ऑफ प्लेयर गिवन है अलग अलग स्पोर्ट्स में, एंड इसकी बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, if a total of 210 students play sports in SFS, then how many students play basketball? तो यहाँ पे हमें इस डाटा के अकॉर्डिंग बताना है कि बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं। तो बास्केटबॉल यहाँ पे ग्रीन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 11.9% है। ठीक है, टोटल यहाँ पे हमको गिवन है 210%, तो 210 का 11.9% हमको निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी टोटल होता है वो इंटू में जितना भी परसेंट होता है वो नंबर अपॉन में 100, इसके हेल्प से हम किसी भी परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 210 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11.9 से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैलकुलेट, तो ये आएगा हमारे पास 2510.9 कौन में 100 आप करोगे तो ये 25.10 आएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 25 कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टूडेंट मतलब कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला डेटा 26.7% ये लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिकेट को सबसे ज्यादा खेला जाता है। हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, अब क्रिकेट खेलते कितने लोग हैं, तो 210 था हमारे पास टोटल स्टूडेंट, 210 का 26.7% हमें निकालना है। ठीक है, तो 26.7 डिवाइड में 100। ठीक है, हाँ मैं ऐसे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 210 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 26.7 से, तो ये आएगा 5607 अपॉन में 100। तो आपको दिख रहा है ये 56.07 आ रहा है, जिसको आप 56 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक बार ग्राफ गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा है हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इन इस ग्राफ में। ठीक है, तो हाईएस्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2011 2011 साल में गया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे चला गया, एंड सबसे लोएस्ट 1971 में है। ठीक है, तो 2011 में हाईएस्ट एंड 1971 में लोएस्ट है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन विच डिकेड डिड द लिटरेसी रेट डिक्रीज द मोस्ट, तो सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 61 से 71 के बीच में आया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 61 से 71। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक डाटा गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमसे बोल रहा है कि कौन सा परेटो चार्ट सही होगा। तो आपको पता है कि परेटो चार्ट जो होता है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो छोटे से बड़ा हो चाहे बड़े से छोटा हो, राइट, सही का। तो यहाँ पे दोनों ही ग्राफ सही होंगे। चलिए अब यहाँ पे हमको डाटा गिवन है, एंड इस डाटा के अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताओ पाई चार्ट का। ठीक है, कौन सा पाई चार्ट सही है। तो यहाँ पे हमको क्रिकेटर्स के बॉलर्स के नाम दिए गए हैं, एंड उसके हेल्प से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा विकेट अमित मिश्रा ने लिए हैं, तो ये नंबर 1 पे होगा सीक्वेंस में। ठीक है, देन अश्विन सेकंड पे, ठीक है, थर्ड पे चहल हो गया, फोर्थ पे मुनाफ पटेल, एंड फिफ्थ पे अनिल कुंबले। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन से पाई चार्ट में ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है हमें वो देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहला पाई चार्ट अगर मैं इस वाले को देखूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन अश्विन को दिया गया है, बट अश्विन तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे, तो ये वाला पाई चार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो इस वाले में हमको यहाँ पे गिवन है, देखिए यहाँ पे अमित मिश्रा का हाईएस्ट है। ठीक है, 1, अश्विन का सेकंड है, बिल्कुल सही। थर्ड नंबर पे हमको यहाँ पे चहल आना चाहिए, तो हाँ चहल है, ठीक है। देन मुनाफ पटेल, देन अनिल कुंबले, राइट। तो हाँ जी, यहाँ पे सारा डाटा एक्यूरेटली गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अमित मिश्रा को 9 दिया गया, जबकि उनका तो सबसे हाईएस्ट था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आप बिना कैलकुलेट करे भी आप यहाँ पे आइडिया से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे हमको 8th क्वेश्चन में बार चार्ट हमसे यहाँ पे, अच्छा इसी डाटा का पूछ रहा है कि अगर बार चार्ट में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वही सीक्वेंस हम लगाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे ज्यादा अमित मिश्रा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे अमित मिश्रा को कम दिया गया है, अमित मिश्रा को यहाँ पे भी कम दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो सी वाले में यहाँ पे अमित मिश्रा को हाईएस्ट है, बिल्कुल सही। देन अश्विन, देन चहल, देन मुनाफ पटेल, देन अनिल कुंबले। हाँ जी, ये सही डाटा है। ठीक है, तो ये अगर ये डेटा सही है तो इसका मतलब है यही वाला ग्राफ हमारा एक्यूरेट होगा एंड सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये वाला उसी का डी ऑप्शन था, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अनिल कुंबले को हाईएस्ट दे दिया गया है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा करेक्ट परेटो चार्ट कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा सही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
तो देखिए अमित मिश्रा आईएएस, देन अश्विन, देन चहल, देन मुन्ना पटेल, देन अनिल, बिल्कुल सही है, सही डाटा है। एंड यहाँ पे उसी का अपोजिट कर दिया गया। देखिए यहाँ पे बड़े से छोटा है, यहाँ पे छोटे से बड़ा है। तो आपको पता है परेटो चार्ट तो दोनों फॉर्म में हो सकता है, बड़े से छोटा भी एंड छोटे से बड़ा भी। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमित मिश्रा को लिस्ट दे दिया गया तो ये तो डाटा ही गलत हो गया। ओके, यहाँ पे अनिल कुंबले को दे दिया है तो ये भी गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक बताई गई है कि जो पाई चार्ट होते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा काम के तब होते हैं जब हमको चीजों को कंपेयर करना हो आपस में। ठीक है, एक पूरे होल के रूप में कंपेयर करना हो। वहीं बार ग्राफ को हम सिंपली दो अलग अलग चीजों के बीच में, दो अलग अलग ग्रुप के बीच में कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। मैंने आपको जो पहले ये वाली बात बताई है कि पाई चार्ट तब हम यूज करते हैं जब एरिया रेशियो ये सब गिवन हो, एंड बार चार्ट तब यूज करते हैं जब अनसिक्वेंशियल डेटा हो। आप इसके हेल्प से भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है, तो बार चार्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर रिप्रेजेंटिंग शेयर ऑफ कोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। नहीं, बार चार्ट को यहाँ पे देखिए शेयर ऑफ कॉस्ट, जब भी मैंने आपको बताया था शेयर वगैरह रेशियो वगैरह ये सब वर्ड आ जाए तो यहाँ पे पाई चार्ट यूज किए होते हैं, ना कि बार। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ग्रुपिंग ऑफ कैटेगरीज इन फ्रीक्वेंसी टेबल इज डन व्हेन वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज विद सेम फ्रीक्वेंसी। देखिए अब ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जब हमारे पास बार ग्राफ में कई सारा डाटा होता है, कई सारा डेटा होता है, मतलब बहुत सारा डेटा, तो हम उसमें करते क्या है, हम ना जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे डेटा होते हैं, अलग अलग डेटा होते हैं, ठीक है, हम उनको एक साथ कर देते हैं, उनको बोल देते हैं कि हमने यहाँ पे मतलब ग्रुपिंग कर दी एक तरीके से। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने इलेक्शन वगैरह के रिजल्ट देखते होंगे तो आपके न्यूज चैनल में जब भी रिजल्ट आ रहा होता है तो वहाँ पे हर पार्टी के अलग अलग कितनी सीटें जीती ये नहीं दिखाता है, वहाँ पे हमको मेन डाटा दिखा देता है कि हाँ बीजेपी की इतनी सीट्स हैं, कांग्रेस की इतनी सीट्स हैं, एंड आम आदमी की इतनी सीट्स हैं, एंड अलग अलग जो भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनका डेटा अलग दिखाता है, एंड देन लास्ट में हमसे अदर्स दिखाता है। ठीक है, तो अन्य बोलते हैं ना यहाँ पे कि अन्य का डेटा, अन्य चीजों, अन्य वाले को इतनी सीट्स मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ग्रुपिंग ही कहते हैं। तो ग्रुपिंग हम तब कर सकते हैं जब हमारा फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम फ्रीक्वेंसी होगी तभी हम ग्रुपिंग कर पाए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप इसको अभी एज इट इज याद कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है पाई चार्ट इज बेस्ट सूटेड व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन वर्ड आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन कहीं पे भी होता है तो पाई को हम सही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ बार चार्ट बेटर होता है एज कम्पेयर टू पाई चार्ट। एन ई कॉमर्स कंपनी वांट्स टू नो हाउ मेनी सोर्सेज जनरेटेड इनकम अबव अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना कि क्या बार चार्ट बेटर होगा एज कम्पेयर टू पाई। तो यहाँ पे देखिए कोई भी शेयर वगैरह कुछ भी वर्ड यूज नहीं करा गया, तो हाँ यहाँ पे बार वाला जो होगा ज्यादा बेटर होगा। सेकंड वाले में एन ई कॉमर्स कंपनी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बाय डिफरेंट पेमेंट मोड्स। ठीक है, तो इस वाले केस में भी यहाँ पे शेयर वगैरह कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे भी हमारा बार वाला बेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर वर्ड आ गया थर्ड ऑप्शन में, तो यहाँ पे पाई वाला जीतेगा, तो ये गलत है, नन तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द परेटो चार्ट सुटेबल। परेटो चार्ट का कब हमें यूज करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था परेटो चार्ट हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास सिक्वेंशियल डेटा हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, और परेटो चार्ट के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आपको ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर वर्ड आ गया, हाँ जी ये सही है। ठीक है, बस एक वर्ड देखते हैं आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द शेयर और प्रोपोर्शन, नहीं, तो शेयर और प्रोपोर्शन रहता है तो यहाँ पे पाई वाला ज्यादा बेटर रहता है, यहाँ पे परेटो का कोई यूज नहीं है। टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप को जब कंपेयर वगैरह करना रहता है तो यहाँ पे हमारा बार वाला जीतता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला नॉट टू वरी अबाउट द ऑर्डर, ऑर्डर की अहमियत नहीं है तो हम बार को देंगे। ठीक है, लास्ट वाला व्हेन वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज, जब हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होती है तो इस केस में भी यहाँ पे परेटो चार्ट जीतता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सीक्वेंस अगर हम लगा रहे तो डेफिनेटली अगर लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा तभी हम वहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे थर्ड वाले में एक बार लेट मी चेक, एक्चुअली ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्योंकि लार्ज कैटेगरीज की बात करी गई है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये बार वाले के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर की बात नहीं करी गई, मुझे लगा था कि ऑर्डर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको बोला था, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे भी बार वाला सुटेबल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। तो हमसे पूछा कि क्या कौन कौन सा सही है, मल्टी सिलेक्ट है। ऑल द बार इन अ बार चार्ट कैन हैव द सेम कलर, सेम कलर हो सकता है क्या हर बार का, क्या ये ट्रू है। ठीक है,
तो देखिए हाँ जी, ये सेम हो सकता है, ठीक है। ओके, सेम हो के सकता है, होना ही चाहिए, ठीक है। हो सकता है तो हम इसको भी एक्यूरेट मान सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, ईच बार इन अ बार कैन हैव द डिफरेंट कलर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑल स्लाइस इन अ पाई चार्ट मस्ट हैव द सेम कलर, नहीं, सेम कलर नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कलर होना चाहिए। हाँ जी, ये सही है, ठीक है। तो जो बात हमने कही थी कि बार वाले में सेम कलर होना चाहिए एंड पाई वाले में डिफरेंट कलर होना चाहिए, वही वाले ऑप्शन करेक्ट हो गए, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है मिसलीडिंग, रॉन्ग या ट्रंकेटेड ग्राफ। तो बेसिकली ऐसे ग्राफ जिसमें एरर होता है उसको ही हम कहते हैं ट्रंकेटेड ग्राफ, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्वेश्चन आते हैं, वो हमें समझना है। तो बेसिकली हमारे जो ग्राफ होते हैं उसमें दो तरीके के एरर हो सकते हैं। पहला एरर होता है एरिया प्रिंसिपल, दूसरा एरर होता है बेसलाइन एरर, ठीक है। तो एरिया प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब भी हम अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमें हर चीज को, हर कैटेगरी को सेम एरिया वाइज दिखाना होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने अलग अलग बार को अलग अलग एरिया दे रखा है, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं गलत ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड एरर होता है बेसलाइन एरर। तो बेसलाइन एरर का मतलब होता है कि जब भी हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा होता है तो वहां पे हम कह देते हैं कि ये बेसलाइन एरर है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि यार जरूरी तो नहीं है कि हर ग्राफ 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो जब भी हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा तब हमें अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। हमें ऐसे वाई एक्सिस पे यहाँ पे ऐसे दो कट टाइप में लगाने पड़ेंगे। अगर ऐसा लगा हुआ है तो वहां पे हम 0 से स्टार्ट करे बिना भी हम ग्राफ बना सकते हैं, कहीं ना कहीं वो ग्राफ सही माना जाएगा, उसको ट्रंकेटेड ग्राफ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ग्राफ गिवन है एंड हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो सीधे सीधे द बेसलाइन डज नॉट स्टार्ट विद 0, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एंड ग्रिड लाइन वगैरह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब हमसे एक और पाई चार्ट गिवन है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 62% बोला गया है कि धोनी को सपोर्ट करते हैं एंड 38% कहा गया है विराट को सपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है, विराट कोहली एंड MSD। बट आपको दिख रहा होगा कि 62% होने के बाद भी यहाँ पे कम शेयर दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एरिया का एरर है, ठीक है, एरिया एरर है। तो हम एक बार यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट है तो इसको देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही होगा क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये चार्ट जो है मिसलीडिंग है क्योंकि एंगल ऑफ स्लाइसेस जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है अपनी वैल्यू से, मतलब सही वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है। सेकंड वाला है कि एरिया प्रिंसिपल को फॉलो करता है इसलिए सही है, नहीं है तो गलत है। ये पाई चार्ट मिसलीडिंग है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो प्रोपोर्शनल है, नहीं, ये भी गलत है, प्रोपोर्शनल नहीं है तभी हम बोल रहे हैं ना। और ये एरिया प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो A एंड D इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एरिया वाला एरर है, ठीक है। तो ये बार चार्ट जो है ये कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जो विड्थ है वो सबकी सेम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी सही होगा और एरिया प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते ये भी सही होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर समझ आने लगेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या एरर हो सकता है ये हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच का ग्राफ गिवन है वोट परसेंटेज का, क्या एरर हो सकता है हमें ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई एरर है, देखिए यहाँ पे दोनों का ओके, तो यहाँ पे एरिया तो सेम है एंड साथ ही साथ हमको यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम मान सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेस लाइन भी मिसिंग नहीं है, तो यहाँ पे मिसलीडिंग ग्राफ नहीं है, ये सही ग्राफ है, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं है, ओके। सो लास्ट वाले को एक बार हम देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ एरर कर दिया है, तो लेट मी सी। एक्चुअली इसका यहाँ पे सॉरी होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं गिवन है ना, तो ये मिसिंग बेसलाइन होना चाहिए, ठीक है। 0 यहाँ पे गिवन होना चाहिए, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं दूसरी बार गलती हो गई। एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है तो इसलिए पढ़ाने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा कॉप कर लेना, ठीक है, कॉप अप कर लेना, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो इस वाले में हमसे कह रहा है कि क्या ये वाला मिसलीडिंग ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वाई वाले में है यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज में डिफरेंस है वो ज्यादा आ रहा है, 0 से 5 देन 5 से डायरेक्ट 50 आ गया। बट यहाँ पे क्योंकि 2 मार्क लगे हुए तो हम यहाँ पे वाई एक्सिस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये चेंज हो सकती हैं एंड साथ में एरिया तो सबका सेम है, तो यहाँ पे कोई मिसलीडिंग ग्राफ नहीं है, ठीक है, ओके। अब इस वाले की बात करते हैं, लास्ट वाले की। तो क्या यहाँ पे देखिए एरिया तो सही है, राउंड ऑफ एरर का मतलब होता है कि आप इन सबको ऐड करेंगे तो 100 के इक्वल चाहिए, नहीं आ रहा। तो एक बार देख लेते हैं, 37 + 27 + 27 + 9, ओके। तो 9 9 7 7 7 ये हो गया हमारे पास 14, ठीक है। 14 सॉरी 21 हो गया,
21 + 9 30, तो ये 3 80 में चला गया, 3 3 6, ये तो 100 है, ठीक है। तो राउंड ऑफ एरर तो नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये मिसलीडिंग ग्राफ नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि 100 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स का मतलब होता है ऐसी कुछ, आप कह सकते हैं कि ऐसी कुछ लाइक ताकतें, ऐसी कुछ फंक्शंस जो स्टैट्स में होती हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी डेटा का समझ सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो उसी को हमें समझना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बात करनी है, आपने अपने बेसिक स्टैट्स में पढ़ा भी होगा मीन, मीडियन, मोड, तो हमें बेसिकली उसको ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें आई थिंक मोड एंड मीन को, मीडियन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। देन हमें इसके बाद अगले वीडियो में हम कहीं ना कहीं मीन, वेरिएंस, रेंज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मोड के बारे में पढ़ते हैं। तो मोड का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि एक डेटा में सबसे ज्यादा रिपीटेड जो भी एलिमेंट होता है उसको ही मोड कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास एक डेटा गिवन है जिसमें ऐसे अल्फाबेट गिवन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए यहाँ पे 6 नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। बी यहाँ पे 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3, ऐसे ही सी 4 बार एंड डी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोड है वो हमारे पास ए है, ठीक है। ए यहाँ पे मोड कहलाएगा, ठीक है। एक डेटा के पास एक से ज्यादा मोड भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 बार सी हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो सी होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 6। तो आपको दिख रहा होगा कि ए और सी दोनों का यहाँ पे बराबर मोड है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो हम कहेंगे ये जो डेटा है ये बाई मॉडल है, इसके पास 2 मोड है, ए बी एंड सी बी, ठीक है। चलिए अब मीडियन की बात करते हैं। तो नाम से आपको पता चला होगा मिडल वैल्यू, ठीक है। तो एक डेटा के अंदर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, ठीक है, याद रहे हमेशा ऑर्डिनल डेटा के लिए होता है ये, ठीक है। असेंडिंग डेटा में जरूरी नहीं है कि असेंडिंग करें, हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने बचपन से असेंडिंग वाला ही पढ़ा है तो हम असेंडिंग ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आपकी जो भी मिडल वैल्यू होती है उसको ही हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है एंड इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मोड ऑफ वन अबव गिवन डेटा इज एग्रीकल्चर। तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे एग्रीकल्चर की है, हाँ जी एग्रीकल्चर की, तो सही है। मोड इज नॉट डिफाइंड फॉर द कैटेगोरिकल डेटा, गलत, क्योंकि ये कैटेगोरिकल डेटा होने के बाद भी हम इसका मोड निकाल रहे हैं, तो ये मोड निकाल सकते हैं हम, ठीक है। मीडियन ऑफ द अबव डेटा इज रोड, क्या यहाँ पे जो मीडियन है वो रोड है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, हाँ मैंने क्या कहा था, ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू एग्रीकल्चर की है, ठीक है, छोटे से बड़ा करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो रोड की वैल्यू सबसे कम है, तो रोड, देन रोड से बड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, देन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा यहाँ पे अदर्स है, अदर्स के बाद एजुकेशन, देन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये छोटे से बड़ा मैंने अरेंज कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा ये जो अदर्स है ये मिडिल वैल्यू है, ठीक है, ये मीडियन आएगा हमारे पास, ओके। तो मीडियन यहाँ पे डिफाइन तो होता है, ठीक है, ओके, मीडियन यहाँ पे डिफाइन होता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे इस डेटा का मीडियन जो है वो रोड नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, तो लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है मीडियन इज नॉट डिफाइंड फॉर द गिवन डेटा, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला ऑप्शन हमारा अच्छा एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाला ऑप्शन हम इसको लाइक गलत मानते अगर ये डेटा परसेंटेज में गिवन ना होता, या फिर यहाँ पे जो अदर्स लिखा हुआ है इसमें ग्रुपिंग ना हुई होती, बट क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग करी गई है, अदर्स आया हुआ है, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट मीन तो बता नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है अदर्स के अंदर काफी सारी चीजें होंगी बड़ी छोटी, ठीक है, अलग अलग डेटा होगा, तो इसलिए इस वाले पर्टिकुलर डेटा के लिए मीडियन डिफाइन नहीं होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, डेफिनेटली अभी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप समय के साथ डेवलप करते जाओगे, आपका माइंड डेवलप करता जाएगा स्टैट्स को सीखने के लिए, एंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ आने लगेंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सही होगा फॉर ऑर्डिनल डेटा। तो जो भी डेटा हमारे पास ऑर्डर में अरेंज रहता है वहाँ पे मोड एंड मीडियन कैन बी सेम, क्या मोड और मीडियन सेम हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल सेम हो सकता है। देखिए मोड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, क्या सेंट्रल वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकती किसी डाटा के लिए? बिल्कुल हो सकती है, कोई यहाँ पे मनाही थोड़ी ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर कैटेगोरिकल डेटा मोड कैन नॉट बी मोर देन वन, जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उसके लिए क्या मोड एक से ज्यादा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये तो गलत है, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप ऐसे समझ लीजिए
कि आपके मान लीजिए कि दो भाई बहन है, ठीक है, आप, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी बड़ी बहन है एंड ये आपकी छोटी बहन है, ठीक है। अब आप लोगों को टॉपिक दी जा रही है, ठीक है। अभी कैटेगोरिकल डेटा होगी क्योंकि तीन ही वैल्यूज है। तो क्या यहाँ पे मान लीजिए आपकी दोनों बहनों को, बड़ी बहन को एंड छोटी बहन को बराबर टॉपिक मिली एंड आपको कम टॉपिक मिली, तो इस वाले केस में आपकी बड़ी बहन एंड आपकी छोटी बहन दोनों मोड कराएंगे, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक कैटेगोरिकल डेटा के लिए एक से ज्यादा मोड भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन इफ डिफाइंड, ठीक है। तो ये तो गलत है, जरूरी थोड़ी ना, देखिए कभी भी मोड यहाँ पे ग्रेटर नहीं होता है डिफाइन करने के बाद भी मीडियन से, ठीक है। इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर परेटो चार्ट फर्स्ट बार इज ऑलवेज अ मोड। तो डिसेंडिंग ऑर्डर परेटो चार्ट का मतलब हो गया बड़े से छोटा वाला जो परेटो चार्ट होता है, ठीक है, इस टाइप का कोई परेटो चार्ट जो होता है जो बड़े से छोटा होता है, यहाँ पे जो पहला बार होता है ये हमेशा मोड को रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ जी, ये तो सही है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या रहा है कि यहाँ पे हमको एक डेटा गिवन है, पाई चार्ट गिवन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमसे बोला है मोड ऑफ द अबव डेटा इज एचपी। क्या यहाँ पे जो मोड है वो एचपी है? तो हाँ जी, ये तो एचपी है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इसका एरिया है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही है, मैक्सिमम वैल्यू जिसकी होती है वो मोड कहलाता है। मोड इज नॉट डिफाइंड फॉर द कैटेगोरिकल डेटा, ये तो गलत है क्योंकि मोड डिफाइंड होता है यहाँ पे, अभी हमने निकाला है ऊपर। मीडियन ऑफ द अबव डेटा इज लेनोवो, यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या जो मीडियन है वो लेनोवो है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अगेन यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है, कभी भी आपको परसेंटेज में डेटा गिवन होगा तो वहां पे मीडियन हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मीडियन यहाँ पे इस टाइप के डेटा के लिए डिफाइंड नहीं होता, तो ये लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमको अब ग्रेड गिवन है, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी देन ग्रेड सी, मतलब बेसिकली एक ऑर्डर दे दिया गया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए गए हैं एंड अब इसके बेसिस पे हमसे यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोड ऑफ द अबव ग्रेड इज सी, क्या यहाँ पे जो मोड है वो सी होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए क्या यहाँ पे मोड हमारा सी होना चाहिए या नहीं, ठीक है। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। देख, यहाँ पे जो मोड है वो हमारा सी ही होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ओके, अब मीडियन भी यहाँ पे सी होगा, क्यों? क्योंकि देखिए एक ऑर्डर में अरेंज है एंड सेंट्रल वैल्यू जो है वो हमारी यही आ रही है, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉइंट तो ऐसे गलत हो गया एंड क्योंकि हमने मीडियन निकाले तो ये भी गलत हो गया, तो ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल पे कौन कौन डिपेंड करता है, मतलब वो किसके लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जो हमारा मीडियन होता है और जो हमारा मोड होता है, यही दोनों डेटा ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, मीन ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ये एक फैक्ट है एंड आप इसको कहीं लिख लीजिए क्योंकि ये काम का ही जरूरी है, ठीक है। मीन डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्डर, ठीक है, अपॉन ऑर्डर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, स्टेटमेंट गिवन है उसके बेस से पूछा जा रहा है। मीन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। जो मीन होता है, ठीक है, तो आई होप आपको मीन तो पता होगा, बेसिकली एवरेज को मीन कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इसको लाइक थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझ लीजिए, देन अगली वीक की समरी में उसको हम इन डेप्थ भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, एंड अगेन यहाँ पे दो दो रीजन दिए गए हैं दोनों के ही केस में, ठीक है। अगेन ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए पहली बात तो जो मीन है वो मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इवन दो द ऑर्डर ऑफ द डेटा माइट एग्जिस्ट इन ए कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है, द मीन ऑफ द वेरिएबल विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो बेसिकली हमसे कह रहा है कि भले ही किसी डेटा में, कैटेगोरिकल डेटा में ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, और वो ऑर्डिनल स्केल का भी हो, तब भी उसका मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी के लिए आप इसको एज ए फैक्ट याद कर लो, ठीक है। फ्यूचर में जब हम मीन को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आखिर ये लिखा क्या है एंड ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, देन आपको अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हमको एक गुड बैड इन सब में रेटिंग दी गई है, ठीक है। तो आप इसको पहले एक बार ऑर्डर में अरेंज कर देना, कभी भी आपको हमसे निकालना होगा तो, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो हमसे डायरेक्ट पूछ गया कि मोस्ट फ्रिक्वेंट कौन है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो आपको दिख रहा होगा कि गुड जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। बैड जो है वो 3 बार आ रहा है, 1 2 3, सॉरी एवरेज 3 बार आ रहा है,
बैड भी 3 बार आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे गुड क्योंकि ज्यादा बार आ रहा है तो गुड यहाँ पे सबसे फ्रीक्वेंट फीडबैक हो जाएगा। मीडियन कौन सा होगा? अब मीडियन निकालने के लिए आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा पहले असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि कम रेटिंग से ज्यादा रेटिंग की तरफ, ठीक है। तो कम रेटिंग का मतलब बैड वाले को कहते हैं, तो 3 बार यहाँ पे बैड है, ठीक है। तो बैड बैड बैड, देन यहाँ पे 3 बार एवरेज है, एवरेज एवरेज एवरेज, देन हमसे यहाँ पे 4 बार गुड कहा जा रहा है, गुड 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 एंड गुड। तो हमसे मीडियन पूछ रहा है, तो देखिए मीडियन का मतलब है सेंट्रल वैल्यू। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 10 टोटल 10 गिवन है। तो 10 कभी भी डेटा हमारा अगर इवन होता है तो जो इसका मिडल वाली वैल्यू होती है, देखिए आपको दिख रहा होगा 4 इधर से छोड़े 4 इधर से छोड़े, ये जो 2 बच रहे हैं, ठीक है। आपकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है, ठीक है, एंड उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होती है, इन दोनों का एवरेज होता है वो हमारे पास मीडियन निकल के आता है। तो a + a/2। अब यहाँ पे जो एवरेज आप निकालोगे दोनों ही, क्योंकि ए है तो यहाँ पे फाइनल आंसर भी हमारा एवरेज ही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप? देखिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारे दोनों ही सेंट्रल जो डेटा है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस है एंड सेंट्रल डेटा जो है वो दोनों ही एवरेज है। तो अगर आप इस एवरेजेस का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज ही आएगा, ठीक है। दो सेम चीज, जैसे आप समझ लीजिए 2 + 2 करेंगे, 2 + 2 का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो ये 2 ही आएगा ना, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हमारे पास सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ ही आपका ये वीक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपको समझ आई होगी। देखिए आई नो कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जा रहा है, बट देखिए क्योंकि हम हर चीज को अच्छे से समझते हुए, हर क्वेश्चन को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जा रहा है, ठीक है। बट स्टिल जो IIT मद्रास के लेक्चर से ये उनसे बहुत ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है। तो आप इससे समझ लीजिए, जितने क्वेश्चन है आप खुद से करिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो को अच्छे से आप समझ ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, सारे नोट्स प्रिपेयर कर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्वालिफायर तो क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप सेमेस्ट्रियल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डेफिनेटली हम प्रैक्टिस असाइनमेंट्स को भी लाएंगे, हम ग्रेडेड असाइनमेंट को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वो कर लेंगे तो आप सेमेस्ट्रियल एग्जाम में भी एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इवन इसके थ्रू भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें बेस्ट की तरफ जाना है इसलिए हम ग्रेडेड असाइनमेंट एज वेल एज प्रैक्टिस असाइनमेंट्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरे वीडियो में हमने हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा है, ठीक है, एंड कोई भी चीज मिस आउट नहीं हुई है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।